तिलावत कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह क्लास का आगाज़ होगा। Yes, sir. Your voice is crystal clear. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, स्लाइड्स आप लोगों को शेयर हो रही हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आवाज़ सबको क्लियर है? स्लाइड्स शो हो रही हैं? जी जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, Your थैंक यू voice सो is मच। clear and watch. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने असेसमेंट के चैप्टर में से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने हैं इंशाल्लाह ताला। इनके नोट्स भी आपको शेयर हो जाएंगे और क्लास के बाद इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर भी इसका आपको ग्रुप में मिल जाएगा। असेसमेंट इन एजुकेशन 4 टर्म्स हैं जो कि फंडामेंटल या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं असेसमेंट इन एजुकेशन के। इन चारों को हम टेस्टिंग एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये हैं टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेलुएशन। माइक अपने ऑफ रखा करें प्लीज़। टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेलुएशन, ये 4 टर्म्स हैं। इनको हम कलेक्टिवली एलिमेंट्स ऑफ असेसमेंट या असेसमेंट एलिमेंट्स कहते हैं, या टेस्टिंग एलिमेंट्स इनको हम बोलते हैं। इनका करेक्ट सीक्वेंस जो है वो टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेलुएशन है। आप में से कौन स्टूडेंट जो है वो लॉबी में स्टूडेंट को ऐड कर रहा है? सिद्रा इजाज़ मौजूद हैं या फरजाना तबस्सुम? जी Is it allowed? ओके, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे के इन चारों का कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर करूँगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेलुएशन। मेरे पास एक क्लास है, 9th क्लास फ़र्ज़ करें। मैंने उनको एक चैप्टर पढ़ाया। अब मैं चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को ये चैप्टर कितना क्लियर हुआ, कहाँ पे डेफिशिएंसी रह गई है, किन एरियाज़ पे दोबारा मुझे फोकस करने की ज़रूरत है, या इन फ्यूचर मुझे कौन सी स्ट्रेटजीज़ अपनानी चाहिए ताकि जो वीक एरियाज़ हैं इनको मैं टाइमली एड्रेस करूँ, साथ साथ एड्रेस करता जाऊँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक टेस्ट डेवलप करूँगा, टेस्ट डिज़ाइन करूँगा। टेस्ट अब किसको बोलते हैं? मैं क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन, 20, 50 या 100 क्वेश्चन का एक सेट तैयार करूँगा। हर सवाल चाहे वो ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, MCQs, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चन या एक्सटेंसिव क्वेश्चन की शक्ल में मैं क्या करूँगा, एक टेस्ट डिज़ाइन कर लूँगा। वो टेस्ट मैं अपने बच्चों को दे दूँगा, बच्चे उसको अटैम्प्ट करेंगे। अटैम्प्ट करने के बाद जो उनकी आंसर शीट्स होंगी, अब मैं उसको क्वांटिफाई करूँगा। क्या मतलब मैं उनके मार्क्स लगाऊँगा, स्कोर लगाऊँगा। ये दूसरे नंबर पे मेजरमेंट हो जाती है। फिर जब मैं उनके नंबर लगा लूँगा, टेस्ट बना लिया, बच्चों ने हल कर लिया, उसके नंबर लग गए, उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं उसकी इंटरप्रटेशन करूँगा। मैं ये देखूँगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए, कितने बच्चे हैं फेल हुए, कितनों ने A ग्रेड लिया, A+ लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न ली, कितने बच्चे बहुत अच्छे हैं, कितने बच्चों को मज़ीद इन पे मेहनत की ज़रूरत है मुझे। तो ये असेसमेंट होगी। एंड लास्ट वन है एवेलुएशन। एंड पे मैं ये देखूँगा कि जो मैंने मेथडोलॉजीज़ अडॉप्ट की, जो मैंने एक्टिविटीज़ कराई, अब असेसमेंट से तो मुझे पता चल जाएगा कि किसकी परफॉर्मेंस किस लेवल की है। तो इवेलुएशन में मैं ये देखूँगा कि जो मैंने टेक्निक्स यूज़ की, टीचिंग मेथडोलॉजीज़ मैंने यूज़ की, मैंने एक्टिविटीज़ बच्चों को कराई। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। Not able to listen your voice. जी, अब आ रही आवाज़?
यस यस। ओके। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि इवैल्यूएशन की, कि एंड पे मैं ये देखूँगा कि जो मैंने टाइम डिवोट किया था अपने इस चैप्टर के लिए, जो एक्टिविटीज़ कराई, जो टीचिंग मेथड मैंने यूज़ किया, इस सारे प्रोसेस की वर्थ वैल्यू कितनी रही है, कितना ये इफ़ेक्टिव रहा है, कितना ये इनफेक्टिव रहा है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं। जब मैंने टेस्ट बनाया, जब मैंने एक सेट ऑफ क्वेश्चन बनाया, तो इसको हम टेस्ट बोलते हैं। यानी टेस्ट की 3 डेफिनेशन होंगी। फर्स्ट वन है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग सैम्पल ऑफ बिहेवियर। अब हमने बच्चे से ये इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि एक बच्चे की कितनी लर्निंग हुई है, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, क्या चीज़ यूज़ की मैंने, वो सेट ऑफ क्वेश्चन बनाया। तो टेस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बच्चे के बिहेवियर को, उसकी लर्निंग को मेजर करते हैं। अच्छा, दूसरी इसकी डेफिनेशन है फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन। यानी टेस्ट एक फॉर्मल और एक सिस्टम, एक मुनज़्ज़म अंदाज से हम स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। कितने बच्चों को ये टॉपिक क्लियर हुआ, चैप्टर क्लियर हुआ, किस बच्चे का की पोजीशन क्या है क्लास के अंदर। तो टेस्ट की दूसरी डेफिनेशन है कि फॉर्मल और सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन गेन करने का। और तीसरा, इससे हम सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, हम टेस्ट की जो डेफिनेशन हम सब जिससे वेल अवेयर हैं, वो है सेट ऑफ क्वेश्चन हैविंग करेक्ट आंसर दैट एग्जामिनी यूजुअली आंसर ऑरली और इन राइटिंग। यानी टेस्ट हमारा एक सेट ऑफ क्वेश्चन है जिसमें हर सवाल का एक दुरुस्त जवाब होता है, जिसको स्टूडेंट ऑरली, ज़बानी या फिर रिटन फॉर्म में आंसर करता है एग्जामिनी। तो सबसे जो नैरोएस्ट टर्म है इन चारों में हायरार्की वाइज अगर हम इनको देखें तो वो टेस्ट होता है। उसके बाद है मेजरमेंट। अब जैसे मैंने बताया कि टेस्ट कंडक्ट हो गया, बच्चों की जो स्कोरिंग होगी, क्वांटिफिकेशन होगी, जो मार्क्स हम लगाएंगे, वो मेजरमेंट कहलाती है। मेजरमेंट सिंपली क्वांटिफाई जब हम उसको कर रहे होते हैं बच्चे के रिस्पॉन्सेस को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। क्वांटिफिकेशन आर स्कोरिंग ऑफ अ टेस्ट या लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल परफॉर्मेंस। यानी इसमें हमेशा आप ये देखेंगे कि इसमें वर्ड क्वांटिफाई, क्वांटिटेटिव, क्वांटिफिकेशन ये यूज़ होगा जब भी किसी भी डेफिनेशन में। मेजरमेंट की जब भी डेफिनेशन आएगी उसमें ये वर्ड जो है वो लाजमी मौजूद होगा, इसलिए मैंने इसका फॉन्ट रेड किया हुआ है। ये की वर्ड है इसकी डेफिनेशन का। उसके बाद असेसमेंट। अब क्वांटिफिकेशन होगी तो इंटरप्रिटेशन है, जो मेजरमेंट से डाटा हमारे पास आता है, कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ, किसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिवीज़न है, किसका A, B, C, D ग्रेड है, एट्सेट्रा। तो अब थर्ड नंबर पे हम उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। ये असेसमेंट हमें बताता है कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या रही है। जैसे मेजरमेंट के बाद हम देखेंगे कि A, B, C ग्रेड कितने बच्चों का है, कौन पास है, कौन फेल है। तो इट मेक्स सेंस ऑफ द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ये हमें बताता है कि कौन पास या फेल हुआ, किसकी परफॉर्मेंस ठीक है या बुरी है। एक और डेफिनेशन इसकी है प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग, यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट स्पेसिफिक एजुकेशनल टास्क। हम स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। यूज़ कैसे करेंगे कि ये बच्चा कमज़ोर है, ये बच्चा अच्छा है, इस पर मेहनत की ज़रूरत है, इसको इन टेक्निक से पढ़ाया जाए, तो हम यूज़ करते हैं उस इंफॉर्मेशन को। लास्ट वन है इवैल्यूएशन। इसको हम वैल्यू जजमेंट बोलते हैं। एवेल्यूएशन के लिए 3 वर्ड्स हमेशा आपको याद होने चाहिए। ये 3 वर्ड डेफिनेशन में मौजूद होंगे, जजमेंट, वैल्यू, वर्थ और क्वालिटी। ठीक है, कभी भी इसकी डेफिनेशन आपके सामने आएगी, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको नहीं समझ आ रही कि ये असेसमेंट है या इवैल्यूएशन है, ये दोनों तो आसान है, ये समटाइम मिक्स हो जाते हैं, तो आपको नहीं पता चल रहा कि इसमें इवैल्यूएशन कौन सी है या असेसमेंट कौन सी है। तो याद रखिएगा कि जिस डेफिनेशन में जब बात जजमेंट की होगी, वर्थ, वैल्यू या क्वालिटी की होगी, तो वो इवैल्यूएशन होती है। इवैल्यूएशन हमेशा एंड पे होती है, एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड ऑफ चैप्टर, एंड ऑफ ईयर होती है। ये एक मुकम्मल प्रोसेस की होती है। असेसमेंट आप किसी स्पेसिफ़िक चीज़ की कर सकते हैं। मसलन मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के दौरान मैं ये देखता हूँ कि ये चीज़ बच्चे को समझ लगी है कि नहीं लगी, जो मैंने पढ़ाई है, वो एक डेफिनेशन, एक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक या एक टॉपिक का पार्ट, तो ये असेसमेंट होगी। ठीक है, और मेरे पूरे का पूरा जो कुछ मैंने कराया क्लास के अंदर 30 मिनट में, 35 मिनट में, वो कितना इफ़ेक्टिव रहा है, उसकी क्या वर्थ है,
कितना मौसर रही है मेरी तदरीस, तो ये अब मैं जज कर रहा हूँ अपने सारे प्रोसेस को, तो ये इवैल्यूएशन होगी। सबसे जो नैरोएस्ट स्कोप है वो टेस्ट का होता है, सबसे ब्रॉडेस्ट स्कोप जो है वो इवैल्यूएशन का होता है। इवैल्यूएशन को हम वैल्यू जजमेंट भी सिंपली कहते हैं। फाइंडिंग वैल्यू वर्थ और क्वालिटी ऑफ अ प्रोसेस इज़ नाउन एज इवैल्यूएशन। इनका करेक्ट सीक्वेंस है, सबसे पहले टेस्ट आता है, टेस्ट बनता है तो फिर मेजरमेंट होती है, फिर असेसमेंट और फिर इवैल्यूएशन होती है। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ऑल टेस्ट और असेसमेंट, जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे असेसमेंट होते हैं, बट ऑल असेसमेंट्स आर नॉट टेस्ट। कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है? जी जी, एनीवन प्लीज़। चलें, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ये लाइन बता रही है हमें कि जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे, जी जी प्लीज़। जी, जितने भी टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो असेसमेंट्स होती हैं। जितनी भी तरह के हम टेस्ट लेते हैं, लेकिन सारी असेसमेंट टेस्ट नहीं होती, यानी कुछ ऐसी असेसमेंट्स भी होती हैं। टेस्ट तो सारे हम कहेंगे कि वो असेसमेंट कहलाती हैं, क्योंकि उससे हम बच्चे की जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे या उस जो सेट ऑफ क्वेश्चन हम यूज़ करेंगे, उससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसकी बेस पे हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, हमें पता चलेगा कि किसकी क्या पोजीशन है। तो सारे टेस्ट तो असेसमेंट हो गए, लेकिन सारी असेसमेंट जो है वो टेस्ट नहीं होते। इसकी एग्जांपल सिंपल सी ये है कि टीचर समटाइम क्लास में ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है, वो बच्चे से जो है वो इंटरव्यू ले रहा होता है। अब ये टेस्ट नहीं है, इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन ये टेस्ट नहीं है, लेकिन ये असेसमेंट के टूल्स के तौर पर यूज़ किए जाते हैं दोनों। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑल टेस्ट्स आर असेसमेंट बट ऑल असेसमेंट्स आर नॉट टेस्ट। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। टेस्ट हमें बताता है हाउ वेल, यानी किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बारे में हमें बताता है कि हाउ वेल। मेजरमेंट हमें बताता है हाउ मच, और इवैल्यूएशन हमें बताता है हाउ गुड। टेस्ट हाउ वेल, मेजरमेंट हाउ मच एंड इवैल्यूएशन हाउ गुड। उसके बाद एक यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन का एक और थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है इनमें। वो ये है कि जब आप असेसमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपको किसी चीज़ को करेक्ट करने के, यानी करेक्टिव मेजर के आपके पास चांसेस या टाइम आपको मिलता है। लेकिन इवैल्यूएशन के बाद आप उस चीज़ को, जो गैप रह गया है, उसको कवर नहीं करते, क्योंकि ये हमेशा एंड पे होती है। जैसे अब 10वीं का बोर्ड का आज सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आया, तो अब यहाँ पे जो बच्चे जिसकी जो पोजीशन आई है, जो जिसके मार्क्स आए हैं, आप उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, ये इवैल्यूएशन है। और ड्यूरिंग ड्यूरिंग टीचिंग मेथड, जब आप बच्चे को उसको देख रहे होते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, तो आपके पास आप उसको असेस कर रहे होते हैं। वो असेसमेंट होती है जब आप ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर हम मुख्तलिफ टेस्ट लेके बच्चे की पोजीशन को देख रहे होते हैं, उसके वीक एरियाज़ को, उसके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को आप जज कर रहे होते हैं। तो ये जो है वो असेसमेंट होती है। लेकिन जब एक साल के एंड पे, एक एकेडमिक ईयर के एंड पे, एक सब्जेक्ट या चैप्टर के एंड पे जब आप उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करेंगे, तो ये फिर क्या होती है, इवैल्यूएशन होती है। तो सिंपल वर्ड्स में असेसमेंट के बाद हमारे पास टाइम होता है, या हम जो वीक एरियाज़ हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन इवैल्यूएशन के बाद नहीं कर सकते। उसके बाद है अप्रोचेस टू असेसमेंट। आप में से कोई जानता है कि फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग और एज लर्निंग का क्या मतलब है? जी, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। सर असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो इवैल्यूएशन होगी, समेटिव असेसमेंट होगी जो पढ़ाने के बाद एंड पे की जाती है, वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। और जो फॉर लर्निंग होती है वो फॉर्मेटिव होती है, जो हम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन या पढ़ाने से पहले जो कर रहे होते हैं, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है। अच्छा, और असेसमेंट एज लर्निंग? असेसमेंट एज लर्निंग का नहीं मुझे आइडिया। सर एज लर्निंग जो होती है ये सेल्फ असेसमेंट को कहते हैं, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट। ओके, बहुत ही सर एक और क्वेश्चन था मेरा,
जी सर ये जो पिछली स्लाइड है उसमें मुझे लगता है वो जो साइन यूज हुआ है, टेस्ट इज लेस देन मेजरमेंट एंड मेजरमेंट इज लेस देन असेसमेंट, असेसमेंट इज लेस देन इवैल्यूएशन, तो वहाँ पे ग्रेटर देन का साइन शो हो रहा है, मुझे लगता है नहीं, वहाँ पे लेस देन का साइन आना चाहिए। ग्रेटर देन का नहीं है, ये एरो का साइन है बेसिकली। ये लेस देन या ग्रेटर देन का नहीं है, ये समझें कि एरो का साइन अच्छा है। जी जी। अच्छा, मुझे लगा वो नहीं मैथमेटिकल नहीं है नहीं ना, नहीं तो नहीं, शायद ये बिल्कुल। ग्रेटर जी जी देन। जी। ठीक है, ये आप देख थैंक यू। लें, ठीक है। ये एरो का साइन है। अच्छा, ये ठीक है उसके सर। बाद अप्रोचेस की असेसमेंट की अप्रोचेस है 3। हम बच्चे को जज सर करेंगे कि बच्चे की जी, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। अच्छा, हम ना सर ये वो जो पिछली स्लाइड, हाँ आपकी आवाज़ हेलो ब्रेक हो रही है सर, आप जी सर जो आपकी। पिछली स्लाइड, सर जो पिछली स्लाइड दूसरी है ना जिसमें कंपैरिजन किया हुआ है असेसमेंट और इवैल्यूएशन में, उसमें एक पॉइंट था कि इवैल्यूएशन इज अ क्वांटिटेटिव। सर ये कैसे क्वांटिटेटिव है? देखें, हम इसमें क्वांटिफाई करते हैं, यानी एवेल्यूएशन हमारे पास फाइनल और सर्टिफाइंग जजमेंट होती है। हम जो मेजरमेंट है उसकी बेस पे हम स्टूडेंट को जो फाइनल स्कोर देते हैं। मसलन हम कहते हैं कि जी एक बच्चे टोटल 1000 मार्क्स हैं, तो 900 मार्क्स जो है वो एक स्टूडेंट ने लिए हैं। तो ये जो फाइनल हम डिग्री अवार्ड करते हैं, जिसमें आपके टोटल मार्क्स और अचीव मार्क्स लिखे होते हैं, जिसमें आपकी परसेंटेज मेंशन होती है, और ये जो फाइनल डिग्री पे ये चीज़ें जब आपकी मेंशन होती हैं, तो ये चूँकि हम उसको क्वांटिफाई करते हैं पहले, क्वांटिफाई करने के बाद आपको डिग्री अवार्ड की जाती है। आपके स्कोर्स जो है सब्जेक्ट वाइज, थ्योरेटिकल एग्ज़ाम के, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के, वो भी आपके फ़ाइनल डिग्री के ऊपर मेंशन होते हैं। तो ये जो फ़ाइनल एग्ज़ामिनेशन आपका होता है वो चूँकि आपकी मेजरमेंट की बेस पे होता है, हम उसको क्वांटिफाई कर चुके होते हैं, उसके बाद हम आपको जो डिग्री अवार्ड करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एवेलुएशन है, ये क्वांटिटेटिव होती है। तो सर ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होनी चाहिए ना, या सिर्फ क्वांटिटेटिव होगी? नहीं, असेसमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव होती है। फिर हम इसको मतलब जब आपको ग्रेड्स इशू किए जाते हैं ना, ग्रेड A B C या फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न, वो बेसिकली जो आपकी क्वांटिफाई हो चुका होता है आपका रिज़ल्ट जो है, उसकी बेस पे किए जाते हैं। बेसिकली हम जब ये देखते हैं ना कि एक डिग्री है, तो डिग्री क्या एवेलुएशन है या असेसमेंट है। बेसिकली डिग्री कोई इवैल्यूएशन या असेसमेंट नहीं होती। इवैल्यूएशन हम जब बात करते हैं ना इसकी, हम ये कहते हैं कि पूरे प्रोसेस की, मुकम्मल प्रोसेस को किस तरह से जब एनालाइज किया जाता है कि ये कितना इफ़ेक्टिव था या नहीं था, इसकी कुछ आउटपुट आई है या नहीं आई, एक साल पढ़ाने के बाद स्कूल की क्या परफॉर्मेंस रही। जैसे अब 9th के रिज़ल्ट आप देख लें, वो इवैल्यूएशन थी ओवरऑल हमारे एक सिस्टम की, कि हमारा सिस्टम जो है वो कितना पीछे जा चुका है कोविड की वजह से। अच्छा, अब जो डिग्री है, डिग्री हमारी, उसके ऊपर अगर आपके सिर्फ स्कोर लिखे हुए हैं तो वो तो आपका क्वांटिटेटिव रिज़ल्ट है, परसेंटेज है या स्कोर है। अगर उसके साथ में ग्रेड भी लिखे हुए हैं, A B C ग्रेड लिखे हुए हैं फ़र्ज़ करें, ठीक है, या पास फेल लिखा हुआ है, तो ये साथ में उसकी क्वालिटी भी है। तो अकेली आप डिग्री के स्कोर या उनकी तरफ आप ना जाएं, वो हम सिर्फ रिज़ल्ट की बात करेंगे। इसी चैप्टर में आगे जाकर हम देखेंगे कि रिज़ल्ट और मार्किंग सिस्टम डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव, कुछ क्वांटिटेटिव, कुछ मिक्स होते हैं। तो वहाँ पे इस चीज़ को हम देखेंगे। इवैल्यूएशन बेसिकली क्वांटिटेटिव होती है। हम इसको मतलब ये है कि नंबर्स में देखते हैं चीज़ों को, कि कितनी हमने इनपुट दी, कितनी जो है टोटल आउटपुट हमारी आई है, यानी जैसे स्टूडेंट्स के स्कोर्स हैं उस बेस पे। सर ये जो एंड में करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर ये किस में आता है? ये इवैल्यूएशन में, क्योंकि सबसे एंड में दिया जाता है ना, आएगा तो ये इवैल्यूएशन में, तो इसका मतलब ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो गया ना। करेक्टर सर्टिफिकेट तो क्वालिटेटिव में नहीं आ सकता। हाँ, करेक्टर सर्टिफिकेट जो स्टूडेंट को इशू किया जाता है, अब सागर है, कुछ चीज़ें हम, जैसे हमने बात की है कि कुछ चीज़ें हम मेजर करते हैं, कुछ चीज़ें हम जो है वो असेस करते हैं। अब ये असेसमेंट के अंदर है। जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, हमने उस बच्चे के जो उसका जो करेक्टर था, बिहेवियर था, एटीट्यूड था, उसका जो रोल था स्कूल के अंदर, तो उसको हमने क्वांटिफाई तो नहीं किया कि इसने जो है वो कितनी बार सच बोला, कितनी बार झूठ बोला। तो अब ये हम उसको असेस कर रहे हैं, तो ये असेसमेंट के अंदर आता है जो करेक्टर सर्टिफिकेट है।
ठीक है सर। सर अप्रोचेस असेसमेंट एज लर्निंग का ज़रा डिफाइन कर दें दोबारा। जी अभी हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। अप्रोचेस टू असेसमेंट 3 है। अब जैसे मैं बता रहा था कि हम स्टार्ट करते हैं कोई भी चैप्टर कोई भी टॉपिक, तो हम ये देखते हैं कि मेरा स्टूडेंट इसके बारे में पहले से कितना अवेयर है, यानी क्या वो कुछ जानता है, पहली बात। अच्छा, क्या मेरे स्टूडेंट को कुछ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ तो नहीं है, यानी उसको पढ़ने में, बोलने में, सुनने में, समझने में, लिखने में कोई मसला तो नहीं है, मैं ये जज करता हूँ। तो जब या इसको किस क्लास में इस बच्चे को प्लेस किया जाए, यानी एडमिशन दिया जाए, मैं ये चीज़ जज करता हूँ। तो ये एक तरह की असेसमेंट होती है। फिर मैं पढ़ा लेता हूँ, पढ़ाने के बाद मैं ये देखता हूँ जो मैंने पढ़ाया है वो बच्चे को कितना उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, लर्निंग उसकी कितनी हुई है। तो ये मैं असेसमेंट करता हूँ कब, पढ़ाने के बाद। इसी तरह फिर मैं ये देखता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है तो मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं कितना सेटिस्फाई हूँ, या मैं एज अ स्टूडेंट ये देखूँगा कि टीचर ने जो मुझे पढ़ाया है मुझे कितना समझ लगा है या मुझे समझ नहीं लगी। मैं अपने जो पीयर है, अपने क्लासमेट, उससे शेयर करता हूँ, मैं उसको सुनाता हूँ, उससे सुनता हूँ। तो ये भी एक लर्निंग है। तो ये बेसिकली 3 अप्रोचेज़ होती हैं असेसमेंट की। असेसमेंट फॉर लर्निंग, जब हम लर्निंग के लिए, यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को चीज़ समझाने के लिए, टीचिंग के लिए, या टीचिंग के दौरान जब असेसमेंट करते हैं अपनी टीचिंग को और बच्चे की लर्निंग को देखने के लिए कि हमारा प्रोसेस किस तरह चल रहा है, ठीक चल रहा है, बच्चे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। तो असेसमेंट वो जो टीचिंग से पहले की जाती है और ड्यूरिंग टीचिंग की जाती है, किस लिए की जाती है, टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, उसको हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। और वो असेसमेंट जो हमेशा एंड पे की जाती है, यानी पढ़ाने टीचिंग के बाद कोर्स कंप्लीशन पे एंड पे जब की जाती है तो उसको हम कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब इनके दरमियान एक असेसमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। जब एक बच्चा अपनी सेल्फ असेसमेंट करता है, वो ख़ुद को खुद जज करता है कि मुझे इस टॉपिक की, जो टीचर ने लेक्चर में पढ़ाया, किस टॉपिक की मुझे समझ लगी है, अच्छी लगी है, नहीं लगी। उसके बाद उसका कोई क्लासमेट जो है उसका क्लासमेट उससे कुछ सुनता है या ये उसको सुनाता है, उससे सुनता है, तो ये क्या कहलाती है, असेसमेंट एज लर्निंग। इसको हम सेल्फ रेगुलेशन भी बोलते हैं, यानी सेल्फ असेसमेंट या पीयर असेसमेंट, बच्चों का एक दूसरे से सुनना, इसको पीयर असेसमेंट। जैसे कल हमने पीरोगोजी पढ़ा था कि बच्चों का एक दूसरे को पढ़ाना, स्टूडेंट का एक दूसरे को पढ़ाना पीरोगोजी कहलाता है। बच्चों का एक दूसरे से सुनना सुनाना, इसको हम पीयर असेसमेंट या पीयर अप्रेजल कहते हैं। तो 3 अप्रोचेज़ हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, वो असेसमेंट जो स्टार्ट में या ड्यूरिंग लेसन की जाती है, क्यों की जाती है, टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। एग्जाम्पल्स इसकी फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, अभी हम देखेंगे इन दोनों को। दूसरी है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जैसे ये ड्यूरिंग एंड स्टार्ट में थी असेसमेंट फॉर, जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग कब होगी, आफ्टर लेसन या कोर्स, एक कोर्स या लेसन की कंप्लीशन पे ये होगी। अच्छा, क्यों होगी ये, टू डिमॉन्स्ट्रेट अचीवमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, प्रोसेस को मेजर करने के लिए कि कितनी लर्निंग हुई है, यानी एंड पे क्या पाया क्या खोया। इसके एग्जांपल एग्जाम्स हैं, पोर्टफोलियो, समेटिव असेसमेंट, एनआरटी एंड सीआरटी, नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अब जो असेसमेंट एज लर्निंग है ये कौन सी है, सेल्फ रेगुलेशन या क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ वंस ऑन परफॉर्मेंस, एक इंडिविजुअल की अपनी परफॉर्मेंस को खुद जज करना या उसके पीयर के थ्रू उसकी जो जजमेंट है उसकी परफॉर्मेंस की, ये असेसमेंट एज लर्निंग कहलाती है। इसकी एग्जांपल है इप्सिटिव असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। ये वो क्वेश्चन जी प्लीज़ सर, एक वर्ड लिखा हुआ है इप्स्टेटिव असेसमेंट, इसको क्लियर कीजिएगा। और हाँ, और दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि ये जो जितने में हमारे MCAT टेस्ट हैं या गेट वगैरह के टेस्ट होते हैं या PMS का है या PPSC के टेस्ट हैं, जो NTS के टेस्ट हैं, सर ये कौन से अप्रोच पे फॉलो करते हैं? जी हम अभी इसको क्लियर कीजिएगा। जी ओके। ये आपने जो क्वेश्चन किया है, पहला क्वेश्चन है आपका इप्सिटिव असेसमेंट, ये इससे नेक्स्ट स्लाइड में मौजूद है, यहाँ पे हम अभी इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है ये गेट टेस्ट, MCAT टेस्ट, PMS, CSS, ये इसी स्लाइड पे है, अभी हम इसको एड्रेस करते हैं।
तो पहली अप्रोच है, अब हम इसकी डिटेल देखने जा रहे हैं, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। पहली अप्रोच है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी लर्निंग के लिए असेसमेंट। अब हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने बात की है ना कि ये स्टार्ट में या ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होती है असेसमेंट। अब देखें प्लेसमेंट असेसमेंट है, आप एक क्लास के इंचार्ज हैं या एक है स्कूल के हेड हैं, आपके पास एक बच्चा आता है कि जी ये फ़लाँ स्कूल से आया है, ये दूसरी क्लास से आया है या तीसरी क्लास से आया है, आपके स्कूल में हमने इसको एडमिशन कराना है। आप उसको जज करते हैं, अच्छे प्राइवेट स्कूल ये काम करते हैं, वो उसको जज करते हैं कि क्या ये वाकई तीसरी क्लास में बैठने के काबिल है, चौथी क्लास में, नाइन्थ में, एट्थ में बैठने के काबिल है, तो उसको जज करते हैं। अगर तो वो वाकई उसका जो लेवल है वो तीसरी के इक्वल है तो फिर हम उसको तीसरी में एडमिशन देते हैं। अक्सर प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से चौथी क्लास में बच्चा ले जाएंगे, वो कहेंगे कि इसको दूसरी या तीसरी में हम बिठाएंगे, चलें साल दो फीसें मज़ीद बढ़ जाएंगी। तो वो असेसमेंट जो स्टूडेंट को एक स्पेसिफ़िक कोर्स ग्रेड में प्लेस करने के लिए, एडमिशन देने के लिए जो की जाती है, उसको हम बोलते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट। ये हमेशा कब की जाती है? ये स्टार्ट में की जाती है, ठीक है। इसी तरह एक होती है रेडीनेस असेसमेंट। रेडीनेस असेसमेंट भी स्टार्ट में होती है। ये हम क्यों करते हैं? जब एक टीचर अपना कोई टॉपिक स्टार्ट करता है तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वो बच्चे की रेडीनेस जज करना है। कल हमने लॉज ऑफ लर्निंग पढ़े थे, फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ रेडीनेस, ये उससे बिल्कुल रिलेटेड है। अब एक टीचर यहाँ पे जज करेगा कि स्टूडेंट क्या इस टॉपिक को या इस लेक्चर को समझने के लिए क्या ये तैयार हैं। तो ये जो असेसमेंट होती है ये रेडीनेस असेसमेंट होती है, ये भी असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर आता है। तो प्लेसमेंट असेसमेंट किसी स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक कोर्स ग्रेड या एकेडमिक प्रोग्राम में किसी क्लास में प्लेस करने के लिए, एडमिशन देने के लिए जो की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसमेंट असेसमेंट बोलते हैं। अच्छा, इससे दो चीज़ें जज की जाती हैं। इससे एक तो ये जज किया जाता है कि बच्चे का प्रीवियस नॉलेज क्या है, कितना कुछ नॉलेज उसके पास है। दूसरा, क्या ये इस प्रोग्राम के लिए, इस टॉपिक के लिए रेडी है या नहीं है। तो रेडीनेस के लिए एक अलग से भी टर्म हम यूज़ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? रेडीनेस टेस्ट। ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट, मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, CSS, PMS, ECAT, MCAT, GAT, ये सारे के सारे टेस्ट प्लेसमेंट असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंडर आते हैं। जैसे MPhil एडमिशन टेस्ट आप लेंगे तो वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है कि आप वाकई MPhil में एडमिशन, PhD में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो ये प्लेसमेंट असेसमेंट है। उसके बाद है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अब ये डायग्नोस्टिक हमारे यहाँ जनरल एजुकेशन में नॉर्मली बहुत ही कम हम करते हैं। स्पेशल एजुकेशन का सारा फोकस जो है स्टार्ट में डायग्नोस्टिक असेसमेंट पे होता है। जैसे डॉक्टर के पास हम जाएंगे ना तो वो पहले क्या करेगा? डायग्नोज करेगा कि इसको प्रॉब्लम क्या है, फिर वो ट्रीटमेंट देगा, फिर वो मेडिसिन रिकमेंड करेगा या किसी और स्पेशलिस्ट को रेफ़र करेगा। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है वो हमारी टीचिंग के स्टार्ट में की जाती है। क्यों की जाती है? स्टूडेंट की वीक एरियाज़ को, उसके मेडिकल प्रॉब्लम्स को, उसको कोई बोलने में प्रॉब्लम है, समझने में प्रॉब्लम है, फोकस का प्रॉब्लम है, देखने का प्रॉब्लम है, लिखने का है, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है जो कि लर्निंग से रिलेटेड है, तो वो डायग्नोज करता है पहले। अब वो असेसमेंट जो स्टूडेंट के वीक एरियाज़ को, उसकी मेडिकल रीज़न को, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को, अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टीज़ को मैयर करने के लिए की जाती है एट स्टार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? डायग्नोस्टिक असेसमेंट बोलते हैं। ये भी असेसमेंट फॉर लर्निंग है, यानी लर्निंग के लिए हम असेस कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। स्क्रीवन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। जब हम पढ़ा रहे होते हैं, ये सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। इससे हम सब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तो जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन अपनी जो टीचिंग और लर्निंग है इसको मॉनिटर करने के लिए, इसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए और बच्चों को फीडबैक देने के लिए जो असेसमेंट की जाती है, इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। मैंने टॉपिक पढ़ाया तो फिर मैं बच्चों से रैंडमली क्वेश्चन करता हूँ, ये देखने के लिए कि बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं।
इसी तरह मैं उनको कोई टास्क या कोई सवाल दे देता हूँ कि आप मुझे ये लिख के या सॉल्व करके दिखाएं, तो वो सॉल्व कर रहे हैं, मैं साथ साथ जो है क्लास के अंदर चक्कर लगा रहा हूँ कि कौन किस तरह सॉल्व करे, ठीक करे, गलत करे। अब ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होती है। जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो ड्यूरिंग टीचिंग आप जो भी सवाल चाहे वो रिटन फॉर्म में देते हैं, चाहे आप ऑरली उनसे पूछते हैं, ये सारी की सारी जब आप टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं और टॉपिक एंड कर देते हैं, तो स्टार्ट से एंड तक दरमियान में जितने भी तरह के आप सवाल बच्चों से करते हैं, कोई टास्क उनको देते हैं, वो सारे का सारा फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। क्यों किया जाता है? टू मॉनिटर, किस चीज़ को? लर्निंग को। एंड और किस चीज़ के लिए? टू प्रोवाइड फीडबैक, बच्चों को फीडबैक देने के लिए। तो ये तीनों जो है ये कौन सी अप्रोचेज़ हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब उसके बाद है असेसमेंट एज लर्निंग। अब आपने पढ़ा लिया, फ़र्ज़ करें मुझे टीचर ने पढ़ाया, तो एक टेस्ट मेरे टीचर ने लास्ट वेडनेसडे को लिया था, एक आज मेरे टीचर ने मुझसे टेस्ट लिए। तो मैं ये देखता हूँ कि सर ने जो टेस्ट दिया था लास्ट वीक, उसमें मेरे 50 में से 40 मार्क्स थे। अच्छा, अब जो सर ने टेस्ट लिए, अब मेरे आए हैं 35 मार्क्स या 45। तो मैं अपने प्रीवियस टेस्ट और अपने करंट टेस्ट की परफॉर्मेंस को ख़ुद जज करूँगा, तो ये इप्सिटिव असेसमेंट कहलाती है। यानी असेसमेंट एज लर्निंग सेल्फ असेसमेंट है। एक बच्चा अपनी असेसमेंट खुद कर रहा है या उसका दोस्त, उसका पीयर, उसका क्लासमेट उसकी असेसमेंट जब कर रहा होता है, ये असेसमेंट एज लर्निंग कहलाती है। अच्छा, अब मेरे 40 मार्क्स थे लास्ट वीक, अब आए हैं 35 मार्क्स। मेरे 5 मार्क्स कम क्यों आए हैं? मेरे तो 45 आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि मेरी तो इम्प्रूवमेंट है माशाल्लाह। अब वो असेसमेंट जब एक बच्चा अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस को और अपनी करंट परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहा हो, तो ये उसकी असेसमेंट क्या कहलाती है? इप्सिटिव असेसमेंट कहलाती है। यानी एक बच्चा खुद अपनी प्रीवियस और करंट परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर करना बच्चे का, ये इप्सिटिव है। उसके बाद है सेल्फ असेसमेंट। अब सेल्फ असेसमेंट में बच्चा सिंपली क्या करेगा? वो ये देखेगा कि टीचर ने जो पढ़ाया कितना मुझे समझ लगा, कितना मुझे समझ नहीं लगा। कहाँ से मुझे टीचर से पूछना है कि सर ये मुझे क्लियर नहीं हुआ, ये मुझे दोबारा बताएं। कौन सा एरिया मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ लग गया। तो एक स्टूडेंट अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज़ को खुद फाइंड आउट करता है अपनी असेसमेंट से, और इसके साथ साथ वो उन एरियाज़ को दोबारा कंसीडर करता है जो उसके वीक एरियाज़ होते हैं, कि इसको उसने कैसे इम्प्रूव करना है। तो ये उसकी असेसमेंट क्या कहलाती है? सेल्फ असेसमेंट कहलाती है। इप्सिटिव असेसमेंट भी सेल्फ असेसमेंट के अंडर ही आएगा, लेकिन उसमें हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि दो परफॉर्मेंस को कंपेयर करके फिर जज करना कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है, अब पहले वाली की निस्बत। उसके बाद तीसरे नंबर पे है पीयर असेसमेंट या पीयर अप्रेजल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बच्चा जब दो बच्चे जब एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, एक दूसरे से सिखा रहे हैं, तो ये पीरागोजी कहलाती है, कल हमने पढ़ा था। अच्छा, पीयर असेसमेंट या इसका दूसरा नाम है पीयर अप्रेजल। पीयर असेसमेंट या पीयर अप्रेजल किसको कहते हैं? मैं बेंचमेट से, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बेंचमेट से कहता हूँ कि अली यार ये जो सर ने आज जो है वो एडिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, तो आप मुझे सवाल लिखाएं। अली मुझे सवाल लिखाता है 2 + 2 = 2, मैं उसको जवाब दे देता हूँ 3 जवाब है। वो कहता है नहीं वो आपका जवाब गलत है। तो मैं उसे कहता हूँ अच्छा मुझे बताएं कैसे गलत है। वो फिर मुझे एक्सप्लेन कर देता है। ओके, अच्छा, वो कहता है कि 2 + 2, मैं उसको फ़र्ज़ करें जवाब बता देता हूँ कि 2 + 2 = 4। वो कहता है वाह आपको तो आता है, चलिए आप मुझे भी कोई सवाल लिखाएं। मैं उसे कहता हूँ कि 3 + 3 इसका सलूशन दें। तो ये क्या कहलाएगी? पीयर अप्रेजल या पीयर असेसमेंट। अब जब एक बच्चा दूसरे बच्चे की असेसमेंट करेगा, ये है पीयर असेसमेंट या पीयर अप्रेजल। और असेसमेंट करने के बाद उसको फीडबैक देगा, रिस्पॉन्स देगा कि जवाब आपका ठीक है या गलत है। गलत है तो कैसे इसको आप ठीक कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पीयर रिव्यू, यानी जो फीडबैक दिया जाता है एक बच्चा दूसरे बच्चे को देता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पीयर रिव्यू बोलते हैं। तो ये तीन जो हैं वो जो एग्जांपल्स हमने वहाँ देखी थी पिछली स्लाइड में, असेसमेंट एज लर्निंग के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब ये तीसरी और आखिरी अप्रोच है। अब इसमें सबमेटिव, इंटरम एंड कंटिन्यूस असेसमेंट आती हैं। हर एक के अंदर फर्दर 3 हेडिंग्स हैं।
असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हमने बात की है कि ये हम क्यों करते हैं, कब करते हैं, एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन करते हैं। क्यों करते हैं? ये सर्टिफाइंग जजमेंट होती है। व्हाट इज़ मीन बाय सर्टिफाइंग जजमेंट? हम एंड पे एक मुकम्मल जो प्रोसेस है उसकी वर्थ या क्वालिटी को देख रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं कि हमारे इस पूरे चैप्टर की, पूरे कोर्स की, पूरे साल जो कुछ हमने किया कराया तो उसके रिज़ल्ट्स कितने या किस तरह के आए हैं। तो ये समेटिव असेसमेंट होती है। यानी सिंपली अभी हमने जो इवैल्यूएशन की बात की थी ये बिल्कुल उसी तरह ही समझें कि मेजर अ स्टूडेंट अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, इट इज़ द फाइनल एंड सर्टिफाइंग जजमेंट एंड इट इज़ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या फाइनल एग्ज़ाम्स जो हम लेते हैं वो समेटिव असेसमेंट के अंदर आते हैं। उसके बाद है इंटरम और बेंचमार्क असेसमेंट। आप टीचर हैं, आप अपने बच्चों से कहते हैं कि जी मैं आपको जो है वो साइंस टीचर है, फ़र्ज़ करें ग्रेड 6 में आप, तो आपके ग्रेड 6 के साइंस के टोटल जो है वो 10 चैप्टर हैं फ़र्ज़ करें। तो अब आप क्या करते हैं, आप बच्चों को बता देते हैं कि चैप्टर 1 की कंप्लीशन पे टेस्ट होगा आपका, चैप्टर 2 की कंप्लीशन पे आपका टेस्ट होगा, चैप्टर 3 की कंप्लीशन पे आपका टेस्ट होगा। यानी आप टाइम फ्रेम फिक्स नहीं कर रहे, ठीक है, आप उनको फ़िक्स पीरियड नहीं बता रहे कि जी 2 नवंबर को आपका टेस्ट होगा इस चैप्टर का, क्योंकि आपको अभी नहीं पता कि आप कब जो है ये अपना जो चैप्टर है ये कंप्लीट कर लेंगे। तो आप ये बोल देते हैं कि हर चैप्टर की कंप्लीशन पे आपका टेस्ट होगा, हर एक चैप्टर की कंप्लीशन पे, या एक कोर्स के क्वार्टर की कंप्लीशन पे 10 में से 3 चैप्टर की कंप्लीशन पे आपका टेस्ट होगा, हाफ कोर्स यानी 5 चैप्टर की कंप्लीशन पे आपका फ़र्ज़ करें टेस्ट होगा। तो वो असेसमेंट जो पीरियोडिक इंटरवल पे की जाती है, यानी आप एक ग्रेडिंग पीरियड पे आप एक जो है वो जैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारी मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं, सेमेस्टर के मिड एग्ज़ाम और फाइनल एग्ज़ाम, तो आप हाफ़ कोर्स मुकम्मल करने पे आप उसकी असेसमेंट करेंगे, या फिर आप एक चैप्टर की या एक सेक्शन जो है उसकी कंप्लीशन पे आप बच्चे की जो असेसमेंट करेंगे, इसको हम इंटरम या बेंचमार्क असेसमेंट कहते हैं। इवैल्यूएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट पीरियोडिक इंटरवल फ्रीक्वेंटली एट द एंड ऑफ द ग्रेडिंग पीरियड कैन प्रिडिक्ट। अच्छा, इससे चूँकि मिड टर्म है या एक चैप्टर, 2 चैप्टर, हाफ कोर्स की या क्वार्टर कोर्स की आप जब असेसमेंट करेंगे तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं सबमेटिव एवेलुएशन बच्चे की कि इस बच्चे के फाइनल जो एग्ज़ाम है उसमें भी इतने ही स्कोर होंगे, ठीक है। यानी इस असेसमेंट की बेस पे जो आप ड्यूरिंग द ईयर करते हैं एक ग्रेडिंग पीरियड के बाद तो आप उसकी फ़ाइनल जो पोजीशन है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप बच्चे के पेरेंट्स को भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि इतना हमने कोर्स पढ़ लिया है, तो इतने कोर्स के बाद आपके बच्चे की ये परफॉर्मेंस है। ये इंटरम और बेंचमार्क असेसमेंट होती है। अब इससे बिल्कुल मिलती जुलती है लेकिन बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है, वो है कंटिन्यूस असेसमेंट। वो असेसमेंट जो हम स्पेसिफिक इंटरवल पे करते हैं। अब यहाँ पे हमने बात की पीरियोडिक इंटरवल। अब पीरियड हमने है भाई, ये 10 दिन भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकते हैं, महीना भी, वीक भी हो सकता है, फोर्टनाइट आप भी ले सकते हैं। तो कंटिन्यूस असेसमेंट में हमारा टाइम फ्रेम फिक्स होता है, ठीक है। यानी एक टीचर कहेगा कि मैं जो पढ़ाऊंगा डेली उसका टेस्ट होगा, मैं हर मंडे को आपका टेस्ट लूँगा, मैं हर 15 दिन बाद आपका टेस्ट लूँगा, मैं हर यकम को आपका टेस्ट लूँगा। तो वो असेसमेंट जो स्टूडेंट की डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस असेसमेंट बोलते हैं। तो ये 3 जो है वो अप्रोचेस हैं असेसमेंट की, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग की फर्दर ये 3 हेडिंग थी। अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप माशाल्लाह सारे अहले इल्म दानिश हैं, कि क्लासरूम में, ये मैं पहले बता भी चुका हूँ, क्लासरूम में जो असेसमेंट की जाती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम क्यों करते हैं क्लासरूम असेसमेंट? सर के अगर मैं टीचर हूँ तो मैंने जितना स्टूडेंट्स को कितना समझ आया है। जी, कोई और? Sir, to monitor learning and to monitor teaching and learning process and to provide a feedback. To monitor teaching and learning. अच्छा, आपके सवाल से ही एक और सवाल है कि हम क्यों मॉनिटर कर रहे होते हैं टीचिंग और लर्निंग, और फीडबैक हम क्यों देते हैं? सर, ताकि हम वीकनेस और
टीचिंग प्रोसेस के वीकनेस और स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकें एक्चुअली। अच्छा, हमने वीकनेस को ओके ओके, अच्छा जवाब है। हमने वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज को फाइंड आउट कर लिया, अब हम क्या करेंगे? हाँ, और ताकि उसके बाद फिर हम स्ट्रेटजी बना सकें Yes. वीक एरियाज को ओवरकम करने के लिए। यस, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बेसिकली। क्लासरूम में जितनी भी असेसमेंट की जाती हमसे है, ये होगा कि जो मतलब कि जो हमने अपने ऑब्जेक्ट जी दोबारा बताइएगा प्लीज़। मैंने इधर से म्यूट कर दिया, किसी का माइक ऑन था। सर मैं कह रही हूँ ये इसलिए भी तो हो सकता है ना कि जो हमारा पर्पस था या एम जो हमने बनाया था ऑब्जेक्टिव, कि हम जिस चीज मकसद के इसको पढ़ा रहे थे वो फुलफिल भी हो रहा है कि नहीं। जी जी, सारी की सारी एक सिंगल लाइन में इसका आंसर है कि क्लासरूम में होने वाली, क्लासरूम के अंदर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन जितनी भी असेसमेंट होती हैं, उन सारी असेसमेंट का सिंगल ऑब्जेक्टिव होता है टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग, टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। ये हमारा सिंगल ऑब्जेक्टिव होता है किस चीज़ का? क्लासरूम के अंदर होने वाली असेसमेंट का। और एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होती हैं, जो हमेशा हम एंड पे करते हैं कोर्स की, चैप्टर की, साल के एंड पे, उसका ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट की अचीवमेंट को मेजर करना, टू फाइंड स्टूडेंट्स अचीवमेंट। उसके बाद ये दो हैं टर्म्स, प्रोसेस असेसमेंट एंड प्रोडक्ट असेसमेंट। प्रोसेस और प्रोडक्ट के बारे में कोई बताना चाहेगा? इसका लफ्ज़ी मतलब क्या होता है वर्ड प्रोसेस का और वर्ड प्रोडक्ट का? जी सर जो ड्यूरिंग टीचिंग होती है वो प्रोसेस होता है और जब मार्क्स आ जाते हैं तो वो प्रोडक्ट होता है। अच्छा जी, वो असेसमेंट ठीक है, ये तो आपने उसका कॉन्सेप्ट बता दिया ना। मैंने वर्ड पूछा है, वर्ड प्रोसेस का लिटरल मीनिंग क्या है और प्रोडक्ट का? आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, कोई और स्टूडेंट? ताहिरा मुस्तफ़ा आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, कोई और स्टूडेंट बताना चाहे? सर जो प्रोसेस है ना वो कंटिन्यूस है, मतलब जो ड्यूरिंग जो है वो जो चीज चल रही होती है ड्यूरिंग टीचिंग जो हम कर रहे होते हैं असेसमेंट, वो प्रोसेस है। और प्रोडक्ट जो फाइनल होती है, जो लास्ट पे जो है ना वो हम करते हैं, वो प्रोडक्ट है। अच्छा ठीक है, आपका जवाब ठीक है। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि प्रोसेस और प्रोडक्ट का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है। चलें मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें से आप मुझे बताइएगा कि कौन सी असेसमेंट जो है वो प्रोसेस कहलाएगी, कौन सी प्रोडक्ट कहलाएगी। ठीक है, अभी मैं 3-4 नाम लूँगा, इसमें से आपने मुझे प्रोसेस असेसमेंट का बताना है कि ये प्रोसेस है। ओके जी, समेटिव असेसमेंट, फाइनल एग्ज़ाम, फॉर्मेटिव असेसमेंट। जी, इनमें प्रोसेस फॉर्मेटिव असेसमेंट है और समेटिव जो है ना वो फाइनल या प्रोडक्ट फाइनल जो है ना वो प्रोडक्ट कॉग्निटिव करेंगे। यस, फाइनल जो है वो फाइनल एग्ज़ाम है या सबमिटिव है, ये जो है वो प्रोडक्ट असेसमेंट है। तो बहुत ही आसान है कि वो असेसमेंट, ये लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था पेपर में प्रोडक्ट प्रोसेस असेसमेंट से रिलेटेड, वो असेसमेंट जो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन हो रही होती है उसको हम कहते हैं प्रोसेस असेसमेंट। वो असेसमेंट जो एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन या एंड ऑफ टीचिंग होती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट असेसमेंट। उसके बाद अगला हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, आज का आखिरी टॉपिक, ये है पोर्टफोलियो। 2-3 टर्म्स यूज़ होती हैं, एक यूज़ होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एक यूज़ होता है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो अभी हम पढ़ेंगे, एनेक्डोटल रिकॉर्ड इसी चैप्टर में आगे जाके हम कहीं देखेंगे इंशाल्लाह। पोर्टफोलियो किसको कहते हैं? लफ्ज़ी मतलब किसी को पता है पोर्टफोलियो का? सर कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क होता है एक्चुअली, कि हम लोग अगर एक काम में बच्चे को करने के लिए वर्कशीट्स देते हैं, चाहे वो हरूफे तहज्जी की हैं, अल्फ़ाबेट्स की हैं या नंबर्स की हैं, उन वर्कशीट्स के थ्रू हम बच्चे को असेस करते हैं कि बच्चे की पेंसिल ग्रिप कितनी ज़्यादा है, उसकी राइटिंग स्पीड कितनी ज़्यादा है,
और उसको अपनी फॉर्मेशन जो है ना लेटर्स की, नंबर्स की या हरूफ तहज्जी की, उस पर कितनी ग्रिप है, उसके लिए जो है हम पोर्टफोलियो वर्कशीट्स बनाते हैं। फिर उनको जो है हम स्टेपल अप करके एक फाइल के अंदर रखते हैं, और उस फाइल को हम कहते हैं कि ये बच्चे की जो है पोर्टफोलियो फाइल है, जिससे बच्चे की थ्रू आउट कारकर्दगी का जो है ना हमें पता चल जाता है कि बच्चा कैसा करता है। आप और किसी प्राइवेट पेरेंट्स स्कूल को में जो है टीचिंग ना कर रही एक हैं? जी, और बच्चे थैंक यू। को जो है ना पेरेंट्स को जो है सॉरी एक जगह पर अपने बच्चे की प्रोग्रेस का पता चल जाता है। ओके, और थैंक यू। जबकि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है ना ऐसा प्रोसेस नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स में जरा ज्यादा इस चीज को फोकस किया जाता है। ओके, तो एक लाइन में डिफाइन करना हो पोर्टफोलियो को तो कैसे करेंगे, मतलब क्या मतलब होता है इसका? जी मैं अभी बताता हूँ। अजान हो जाए, 1 मिनट की ब्रेक होगी प्लीज़। इनका खा देगा तू। जी, पोर्टफोलियो की हम बात कर रहे थे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ये क्वेश्चन है कि क्या, पहले मैं बता रहा हूँ, एंड पे पूछूंगा कि पोर्टफोलियो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है या असेसमेंट फॉर लर्निंग है, या ये असेसमेंट एज लर्निंग भी हो सकती है। ये क्वेश्चन मैं एंड पे पूछूंगा बिल्कुल, ये स्लाइड इंशाल्लाह जब हम एंड करेंगे। तो पोर्टफोलियो किसको कहते हैं? पोर्टफोलियो बेसिकली बच्चे का वर्क रिकॉर्ड होता है। क्या मतलब, हमारे बच्चे ने कोई आपने कोई उसको असाइनमेंट दी, होमवर्क दिया, क्लास वर्क दिया, तो जो कुछ उसने परफॉर्म किया स्कूल के अंदर, और वो सारे का सारा रिकॉर्ड टीचर के पास मौजूद है, ये कलेक्टिवली उसका पोर्टफोलियो कहलाता है। उसने कोई पेंटिंग की है, कोई ड्राइंग की है, कोई उसने ऐसे लिखा है, कोई उसने पोइम लिखी है। बच्चा जो पोइम लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, बायो पोइम्स बोलते हैं। और बच्चा कोई ऐसे लिखता है, कोई तहरीर लिखता है, उसको हम कंपोजिशंस बोलते हैं। जो स्टूडेंट लिखता है ना पोइम, उसको हम बायो पोइम्स बोलते हैं। बच्चा कोई रिटन वर्क, जैसे कोई उसने ऐसे लिखा किसी टॉपिक के ऊपर, कुछ उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिखे, ये उसकी कंपोजिशन कहलाती है। तो जो कुछ हमारे बच्चे का रिकॉर्ड होता है ये रिटन फॉर्म में, चाहे वो उसकी कोई पोजीशन है, कोई उसकी एकेडमिक अचीवमेंट है, उसका कोई क्लास में उसकी परफॉर्मेंस है, उसकी कोई पेंटिंग है, ड्राइंग है, उसका अदबी हवाले से उसका कोई वर्क है, तो जो कुछ बच्चे ने क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर किया है, उस सारे का सारा उसका जो रिकॉर्ड होता है वो टीचर अपने पास सेव रखता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये प्रैक्टिस आजकल बहुत वेल नोन है।
और बच्चे की असेसमेंट ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पे की जाती है। इससे फ्यूचर एंटिसिपेट किया जाता है कि बच्चा किस फील्ड में जाएगा, ये चीज़ें वो ज़्यादा देखते हैं। हम तो खैर से बच्चे को होमवर्क देते नहीं हैं, देते हैं तो चेक नहीं करते, डेट डाल देते हैं खाली हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं खैर से। तो बच्चे का जो वर्क है कलेक्टिवली, इसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बोलते हैं। Portfolio is a purposeful collection of student work that has been selected and organized by teacher. It shows, अब ये क्या चीज़ हमें बता रहा होता है, बच्चे की प्रोग्रेस बताता है कि हमारा बच्चा किस पेस पे चल रहा है। इसके साथ साथ ये हमें बताता है कि बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है। एक टेस्ट हम यूज़ करते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में हम ये मेजर करते हैं कि बच्चा फ्यूचर में डॉक्टर बनेगा, पायलट बनेगा, आर्मी में जाएगा, ये जो है वो कोई अच्छा आर्टिस्ट बनेगा, पेंटर बनेगा, स्पोर्ट्स में, मतलब उसका एप्टीट्यूड यानी उसका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है। तो ये होता है, इससे हम बच्चे का एप्टीट्यूड मेजर कर सकते हैं उसकी इंटरेस्ट देख के। इसके साथ साथ हम उसका बेस्ट वर्क देख सकते हैं कि बच्चा किस फील्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हमारे स्कूल्स में, मेरे एक स्कूल में ये जो रिसेंटली हमारे एक हुआ था एंटी डेंगू कंपटीशन, हमारे चौथी क्लास के एक बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया था पेंटिंग में। और आप उसकी पेंटिंग देख के हैरान हो जाएं, आप कहें कि ये कोई किसी की डिजिटल किसी सॉफ्टवेयर से किसी ने जो पेंटिंग की है, इतनी कमाल महारत अल्लाह ताला ने उसे दी। अब ये चीज़ें जो हैं इस तरह की बच्चे की जो है वो रिकॉर्ड में रखना, ये टीचर जो रिकॉर्ड में रखता है उसके सारे का सारा इस तरह का वर्क, ये पोर्टफोलियो कहलाता है बच्चे का। पोर्टफोलियो असेसमेंट को जो है वो ऑथेंटिक असेसमेंट कहा जाता है। ये दो तरह की असेसमेंट होती हैं, एक होती है ट्रेडिशनल असेसमेंट जो हर कोई यूज़ करता है, एक होती है ऑथेंटिक असेसमेंट। ट्रेडिशनल असेसमेंट से क्या मुराद है? ट्रेडिशनल असेसमेंट से मुराद ये है कि अब बच्चे से कुछ पूछा जाए, वो ज़बानी या लिख के सिर्फ आपको बता दे, ठीक है, यानी आप सवाल करते हैं वो जवाब दे दे आपको रिटन फॉर्म में या ऑरली। और ऑथेंटिक असेसमेंट ये कहती है कि आप बच्चे से वो जो टास्क आप उसको दे रहे हैं उससे प्रैक्टिकली कराएं, यानी वो असेसमेंट जिसमें बच्चा कोई भी टास्क प्रैक्टिकली परफॉर्म करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है, शो करके दिखाता है, जैसे हमारे कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये ऑथेंटिक असेसमेंट होती है। तो इसलिए कहा गया कि पोर्टफोलियो इज़ एन ऑथेंटिक असेसमेंट। अब इससे बच्चे के कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन ये ब्लूम टेक्सोनोमी हम पढ़ेंगे, उसके 3 एरियाज़ होते हैं, एक है कॉग्निटिव, दूसरा अफेक्टिव और तीसरा साइकोमोटर। कॉग्निटिव डोमेन बताता है बच्चे की मेंटल एबिलिटीज़। एक बच्चा जो है वो जो इसकी इंटेलेक्चुअल अप्रोचेस हैं वो किस लेवल की हैं, उसका माइंड कितना शार्प, तेज़ है, फास्ट चलता है। अफेक्टिव उसका एटीट्यूड, बिहेवियर किस तरह का है। साइकोमोटर वो किसी टास्क को कितना प्रैक्टिकली कर सकता है। तो ये तीनों के तीनों एरियाज़ जो है ये असेसमेंट जज करती है। पर्पज़ इसका क्या होता है पोर्टफोलियो असेसमेंट का? स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, स्टूडेंट की अचीवमेंट को देखने के लिए, पेरेंट्स को रिपोर्ट करने के लिए, इस बच्चे का फ्यूचर एप्टीट्यूड यानी फ्यूचर पोटेंशियल देखने के लिए पोर्टफोलियो असेसमेंट की जाती है। आगे है इसकी टाइप्स, फंडामेंटल जो बुनियादी टाइप्स हैं। सबसे पहले है प्रोसेस या वर्किंग पोर्टफोलियो। टीचर क्लास में बच्चों को रूटीन वाइज वर्क देता है, मसलन कोई मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे बता देता है, एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है, साइंस का वो उनसे लीव्स कलेक्शन का बता देता है, स्केच बनाने का, होम इकोनॉमिक्स का है तो उनसे वो डिफरेंट पेंट ड्राइंग या होम इकोनॉमिक्स वो पेंटिंग या कोई चीज़ बना के दिखाने का कहता है। अब ये हमारा कहलाता है प्रोसेस या वर्किंग पोर्टफोलियो। जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहा होता है साथ साथ ये काम चल रहा होता है। कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डे टू डे वर्क ऑफ स्टूडेंट रिटन एज लर्निंग इज़ हैपनिंग, यानी क्लास के अंदर बच्चे जो कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं वो उसका ड्यूरिंग टीचिंग, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन या एक चैप्टर जब चल रहा होता है तो उस दौरान ये प्रोसेस या वर्किंग पोर्टफोलियो कहलाता है। अभी ये आसिया जो बता रही थी वो शायद आर्मी पब्लिक स्कूल से हैं, तो ये आप रिटन के लिए भी कर सकते हैं, यानी बच्चे की आप उसकी राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए आप उसका पोर्टफोलियो फ़ाइल बना सकते हैं। आप उसकी ओवरऑल, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक स्किल की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बच्चे की ओवरऑल बात कर रहे हैं कि एक बच्चे ने 1 साल में दाखिला लिया 7वीं क्लास में,
साल के एंड पर जो कुछ उसने किया, रिटन, ऑरल, वर्बल, उसने जो कुछ परफॉर्म किया, उसका जो रिकॉर्ड है आपके पास, डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड, वो उसका पोर्टफोलियो कहलाएगा। उसके बाद है शो केस पोर्टफोलियो। शो केस में हम क्या रखते हैं? अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें, जो अवार्ड होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, इस तरह ये हम रखते हैं। तो शो केस पोर्टफोलियो में स्टूडेंट का सबसे बेस्ट वर्क, उसने कोई ऐसी पोइम, यानी जिसे हम बायो पोइम बोलते हैं, जो बच्चा लिखता है, उसने ऐसी कोई बायो पोइम लिखी जो जिसकी बेस पे उसको अवार्ड मिला, तो ये उसका शोकेस होगा। इसी तरह उसने कोई ऐसा ऐसे लिखा जिसकी बेस पे उसको पोजीशन मिली, उसकी ये कंपोजिशन है, इसको हम कंपोजिशन बोलते हैं, जो बच्चा ऐसे लिखता है या लिटरेरी वर्क जो भी उसका होता है, तो ये भी उसका जो है वो क्या कहलाएगा? शोकेस है। उसने कोई पेंटिंग की है, उसने कोई स्टोरी लिखी है, जो कुछ उसने कोई इस तरह की उसकी अचीवमेंट है जो बेस्ट है, जो बाकी स्टूडेंट से डिफरेंट है, ये शोकेस कहलाएगी। फिर आता है डॉक्यूमेंट्री पोर्टफोलियो। डॉक्यूमेंट्री पोर्टफोलियो में एक टीचर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी जो इंस्ट्रक्शंस वो दे रहा होता है, तो उनसे रिलेटेड जो उसको टास्क देता है, यानी कोई असाइनमेंट दे दी या कोई होमवर्क दे दिया, तो वो टास्क जो एक टीचर बच्चे को देता है अपने इंस्ट्रक्शनल गोल से रिलेटेड, यानी क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड जो टास्क देता है बच्चे को टीचर, तो ये उसका डॉक्यूमेंट्री पोर्टफोलियो कहलाता है। ये क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट्री पोर्टफोलियो। फिर एक है डिस्क्रिप्टिव पोर्टफोलियो, कि बच्चा फ्यूचर में क्या बन सकता है, तो ये चीज़ें उसकी रिकॉर्ड में से देखना या इन चीज़ों को संभाल के रखना, व्हाट अ चाइल्ड कैन डू, डिस्क्रिप्टिव पोर्टफोलियो कहलाएगा। ये इस पोर्टफोलियो के टाइप्स थी, 4 बेसिक टाइप्स हमने पढ़ी हैं: प्रोसेस या वर्किंग, शोकेस, डॉक्यूमेंट्री और डिस्क्रिप्टिव पोर्टफोलियो। अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, आप में से कोई बताना चाहे, इसके क्या फ़वायद होंगे इस सारे काम के? जी सर, एक तो हम इसकी वजह से जो है ना अपना टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें अपने तरीक़ाकार की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चल जाएंगी, बच्चों की जो है प्रोग्रेस जो है वो हमें पता चल जाएगी, और हम जो है ना वो स्टेप्स उठा सकेंगे उन वीकनेसेस को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए। जी। बच्चे का इंटरेस्ट जो है किस फील्ड में है, हम उसका भी इससे अंदाजा लगा सकते हैं, और एक्चुअली ये बच्चे की जो है ज़हनी सलाहियत है ना, उसकी अक्कासी करती है ये चीज़। बिल्कुल। Am I right? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। जी, हम टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, बच्चे की प्रोग्रेस को देखने के लिए, बच्चे के बेस्ट वर्क को देखने के लिए, उसका फ्यूचर एप्टीट्यूड देखने के लिए, उसके पेरेंट्स को रिपोर्ट करने के लिए हम जो है पोर्टफोलियो असेसमेंट या पोर्टफोलियो यूज़ करते हैं। अच्छा, अब सवाल मेरा जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे पूछूंगा, इसमें डिफ़िकल्टीज़ या डिसएडवांटेजेस के क्या हैं? टीचर के लिए थोड़ा सा ये हैक्टिक जॉब होती है, लेबरस वर्क होता है, लेबोरियस वर्क के, वो उसने क्या इतना सारा उसका हर एक बच्चे के लिए अलग अलग उसकी फ़ाइल बनाना, उसके रिकॉर्ड में रखना, फिर उसको जज करना वक्तन फ़वक्तन, ये थोड़ा सा हार्ड टास्क होता है। अच्छा, अब मेरा सवाल जो था वो ये था कि क्या पोर्टफोलियो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है या असेसमेंट फॉर लर्निंग है? जी सर, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। जी, कोई और? क्योंकि जो कुछ हमने पढ़ाया जहाँ गया होता है उसका हम जो है रिकॉर्ड रखते हैं, उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बच्चा इस टाइम जो है ना अपने लर्निंग प्रोसेस में किस स्टेज पर है। जी जी, कोई और? सर, ये मेरे ख्याल में असेसमेंट फॉर लर्निंग है, क्योंकि ये हम पूरा मतलब जो हमारा ड्यूरेशन होता है कि एकेडमिक ईयर का या बच्चे का, मतलब हम प्राइमरी टीचर हो तो हम पूरे साल का बच्चे का रखते हैं ना कि हम एंड पे करते हैं। जी, कोई और? एक ने कहा फॉर है, एक ने कहा और। मेरे ख्याल में ये पूरे साल का तो होता है, लेकिन भी है एंड ऑफ द देते हैं ना, वन बाई वन और भी है 1 by 1। जी, अब्दुल वहीद। ये असेसमेंट फॉर लर्निंग भी है और असेसमेंट ये किसने बताया? असेसमेंट एज लर्निंग भी। ये कौन बता रहा है? रिपीट करें सर, ये हमने बताया
सर ये फॉर assessment लर्निंग of भी है और सर for मैंने भी है। अब्दुल वहीद नाम ऑफ भी है फॉर की भी है आईडी है, इनसे ये रिस्पांस आया, ये ऑफ लर्निंग बिल्कुल भी है और ओके ओके, थैंक यू सो मच। ये दोनों के तौर पर काम आता है हमारे पोर्टफोलियो असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग के तौर पर भी और असेसमेंट फॉर लर्निंग भी। देखें इसकी टाइप्स हमने पढ़ी हैं, प्रोसेस, पोर्टफोलियो। अब ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन ये हो रहा है। फिर आप ये Yes, देखें डॉक्यूमेंट्री learning है। पोर्टफोलियो, जी डॉक्यूमेंट्री पोर्टफोलियो, अब ये भी ड्यूरिंग है, टीचर दे रहा है, पढ़ा रहा है, दौरान सर तदरीस वो कोई पोर्टफोलियो का होमवर्क उर्दू देता में है। मतलब क्या होगा? अच्छा, इसी तरह जो उर्दू में, वैसे इसका मतलब मुझे नहीं आता, किसी को आता है तो बता दें। पोर्टफोलियो की उर्दू सर मजमुआ काम इसको कहते हैं, मजमूआ काम, जी मजमुआ काम। जी। अच्छा ये देखें शो केस है, तो शो केस जो है वो सागर है, उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस है, इस पे हम उसका फ्यूचर जो पोटेंशियल है वो मेजर कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो असेसमेंट एट अ टाइम, असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी है और असेसमेंट फॉर लर्निंग भी है, और इसको हम ऑथेंटिक असेसमेंट बोलते हैं क्योंकि ये एक बच्चे का प्रैक्टिकल वर्क होता है, उसी से हम फिर उसको क्या करते हैं, उसको जज करते हैं। ये पोर्टफोलियो असेसमेंट था जी। मतलब से पोर्टफोलियो वो होगा जो जिसमें हम सारा बच्चे का डेटा लेंगे, यस जी, सारी A to Z, असेसमेंट सारी उसकी परफॉर्मेंस का डाटा, उसका अपना बारे डाटा नहीं, उसके अपने बारे जो डाटा होता है ना वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है उसके बिहेवियर के बारे में, आगे जाके वो हम देखेंगे कहीं इसी चैप्टर में जी। ये सर हमारा इसको आज का टॉपिक था कलेक्शन ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड भी कहते हैं, जी। सॉरी, कलेक्शन ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड्स। हाँ जी, उसका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है जो स्टार्ट टू एंड, जैसे मैंने बताया कि तालीमी साल स्टार्ट होता है और एंड होता है, तो सारे साल जो कुछ हम उसका कलेक्ट करते हैं, एकेडमिक अचीवमेंट, उसकी करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, वो कलेक्टिवली जो है वो उसका क्या कहलाती है, पोर्टफोलियो कहलाती है। ये हमारा जी आज का टॉपिक था जो हमने असेसमेंट के चैप्टर में से पढ़ना था। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, इसके नोट्स अभी आपको ग्रुप में शेयर हो जाएंगे इंशाल्लाह 15-20 मिनट तक। कल हमारी क्लास होगी, आखिरी हमारा डेमो सेशन होगा, वो होगा करिकुलम के चैप्टर के ऊपर, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह 25 से ऑनवर्ड हमारा रेगुलर सेशन होगा। आप में से जो भी बिलोंग होंगे इंशाल्लाह ताला उनको फिर तैयारी जो है वो फुल सिंग्स के साथ इंशाल्लाह कराई जाएगी। टॉपिक के हवाले से या कोई जनरल आपके क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। सर मेरा क्वेश्चन है, जी जी पूछिए। गुलाम मुस्तफा स्पीकिंग। आपका सर क्वेश्चन ये है कि सर इंटरव्यू मेरा नहीं हुआ था, अच्छा, रिटर्न हुआ था मेरा। अच्छा ओके, जी जी पूछिए, सवाल पूछिए। इमोशनल डेवलपमेंट में एक बच्चा जो 5 क्लास में पढ़ता है या 6 क्लास में पढ़ता है ऑनवर्ड्स 8 तक एलिमेंट्री लेवल, उसमें जो बच्चे में इमोशंस और फीलिंग्स डेवलप हो रही होती हैं, हाउ कैन वी इनलिस्ट देम? तो हम उनको इनलिस्ट कैसे कर सकते हैं और उसको मेजर कैसे करेंगे कि ये बच्चा जो है घर जाता है तो घर से कुछ ऐसी हैबिट सीख के आ रहा है, या स्कूल में आता है तो स्कूल से कुछ ऐसी हैबिट सीख के जा रहा है जो कि वो नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहा है, तो उसको हम इनकलकेट कैसे कर सकते हैं उसमें पॉजिटिव हैबिट्स को और पॉजिटिव इमोशंस को कैसे ला सकते हैं? तो और इसके वाले से आप क्या कहेंगे? मतलब ये पोर्टफोलियो हम तैयार कर रहे हैं जी, उसमें बिहेवियर ऐसे कैसे लेके डिसरप्टिव बिहेवियर जो है उनको हम कर सके, रिमूव कर सके। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका सवाल है कि बच्चे की जो इमोशंस हैं हम उनको कैसे मेजर कर सकते हैं, यही सवाल है? यस। अच्छा, इमोशनल जो डेवलपमेंट है इसको इमोशनल क्वोशंट भी हम बोलते हैं। एक बच्चे के अंदर जब इमोशंस डेवलप होती हैं तो उसके ऊपर 2 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। पहला फैक्टर होता है हेरिडिटी, दूसरा होता है इन्वायरमेंट। अब आपका जो सवाल है कि आप कहते हैं कि हम उसको अच्छी चीज़ सिखाते हैं, घर से वो कुछ गलत सीख के आता है। अब यहाँ पे कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है? यहाँ पे उसकी नर्चर इन्वॉल्वमेंट, यानी उसकी इन्वायरमेंट उसका इन्वॉल्व है, जिसको हम नर्चर भी बोलते हैं। अब आप कैसे जज करेंगे? आप जब एक बच्चे के बिहेवियर को मेजर कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम हमारा एक चैप्टर है आगे रिसर्च का, तो उसमें हम पर्सनैलिटी असेसमेंट के डिफरेंट टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब उसमें डिफरेंट हमारे पास टेस्ट हैं, हर एक टेस्ट की अपनी अपनी अप्रोचेस हैं या उसके अपने अपने बेनिफिट्स हैं। उसमें हम बच्चे की देखेंगे उसकी मेंटेलिटी को, जैसे आप बात कर रहे थे कि
वो पॉजिटिव उसकी डेवलपमेंट हो रही है, इमोशनल या नेगेटिव हो रही है। तो उसके लिए फिर डिफरेंट जो टूल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, टेस्टिंग टूल। वो फिर हम देखते हैं, मसलन मुझे याद है कि जब मैंने ISSB का टेस्ट दिया था 2014 में पायलट ऑफिसर के लिए कराची मालीर कैंट में, तो वो 5 दिन हमारी डिफरेंट इस तरह की असेसमेंट होती रही थी। अब उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी दी जाती हैं कि आपको एक ब्लैंक स्पेस दी जाती है और उसमें टाइम आपके पास बहुत ही कम होता है, बड़ा शॉर्ट सा टाइम होता है। तो स्टेटमेंट ऐसी होती है कि आप उसको पॉजिटिव वे में भी लिख सकते हैं, नेगेटिव वे में भी लिख सकते हैं। वहाँ पे चूँकि सोचने का टाइम बिल्कुल बहुत ही लिमिटेड सा होता है, तो इसलिए वहाँ पे जल्दी में जो एक इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स होता है, जो नेचुरल रिस्पॉन्स जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट का, तो वो वहाँ पे चूँकि उसको सोचने का टाइम नहीं होता, जो फौरी तौर पर जो उसके माइंड में बात आती है पहले ही स्टेप में, तो वही बात ही वो वहाँ पे क्या करता है, मेंशन करता है। तो इस तरह से हमें बच्चे की क्या असेसमेंट हो जाती है कि इसकी मेंटालिटी ओवरऑल किस तरह की। मैं वो स्लाइड ओपन हो गई, मैं आपको दिखाता हूँ ये डिफरेंट टेस्ट। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं वो जो स्लाइड्स हैं वो डिस्प्ले कर लूँ। इमोशनल डेवलपमेंट जो होती है ना, इसके ना 4 स्टेजेस होती हैं। एक होती है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट, फिर होती है सोशल अवेयरनेस एंड सोशल मैनेजमेंट। तो जी ये स्लाइड्स शो हो रही हैं आपको? जी सर। रिसर्च के चैप्टर की। जी जी सर। ओके ओके जी सर। ये आपको नज़र आ रहा है प्रोजेक्टिव टेस्ट? जी सर। अब इसमें ये डिफरेंट टेस्ट हम यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले रोरशॉक इंक ब्लॉट टेस्ट है, उसको इस तरह के ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाते हैं, फिर उनके बारे में उसकी परसेप्शन पूछी जाती है कि आप क्या समझते हैं, ये क्या चीज़ें हैं। तो जो इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स उसका आएगा वो बताएगा बच्चा। इसी तरह हॉर्ड्समैन इंक ब्लॉट टेस्ट है। फिर इसी तरह थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है कि उसको इस तरह के सीन दिखाए जाते हैं। ये आप सीन देखें ना, इस तरह के सीन उस बच्चे को दिखाए जाते हैं कि ये आप क्या समझते हैं कि ये जो लेडी है ये क्यों रो रही है, ये सीन किस चीज़ के बारे में, इसके बारे आप बताएं। फिर इसी तरह डिफरेंट जो है वो पिक्चर्स ड्रा करने का कहा जाता है। तो वो बच्चा जिस तरह की उसकी थिंकिंग होगी किसी के बारे में, टीचर के बारे में, स्टूडेंट के बारे में, ड्रा पर्सन टेस्ट, इसमें वो उसकी पिक्चर उस तरह की ड्रा करेगा। सेंटेंस कंप्लीशन का भी मैंने आपको बताया है कि वो उसको सेंटेंस दिया जाएगा इस तरह का कि उसको कहा जाएगा कि ये आप कंप्लीट करें। तो इससे बच्चे की जो उसकी जो इनर थॉट्स है ना वो बच्चे की बाहर आ जाती हैं। ये डिफरेंट टेस्ट हम यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा टफ वर्क है, लेकिन अगर आप सिंपल वे में आप देखें तो हम बच्चे को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लास में आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये तो फॉर्मल मैंने आपको बताया कि उसकी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए, इमोशंस को जज करने के लिए हम कौन से टूल्स यूज़ करते हैं फॉर्मल वे में। लेकिन हम चूँकि एक ऐसे सिस्टम से वाबस्ता हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो फॉर्मल हैं ये थोड़ा सा हमारे लिए टफ़ होती हैं या हम करना भी नहीं चाह रहे होते, वहाँ पे बच्चे को आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ऑब्ज़र्वेशन सबसे कॉमन टूल है जो कि हमारा टीचर यूज़ करता है बच्चे के बिहेवियर को जज करने के लिए। यानी टोटल रिकॉर्ड हम पढ़ेंगे, उसमें हम बच्चे का बिहेवियर नोट करते हैं। हमारे स्कूल में एक रजिस्टर यूज़ होता है, टोटल 23 रजिस्टर यूज़ होते हैं। उसमें एक रजिस्टर का नाम है कंडक्ट रजिस्टर। थ्योरेटिकली ये चीज़ें हैं, प्रैक्टिकली चूँकि नहीं है तो इसलिए हमें ज़्यादातर इन चीज़ों का नहीं पता होता। तो कंडक्ट रजिस्टर में हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड लिखते हैं हर बच्चे का अपने स्कूल्स में, जिसकी बेस पे हम करेक्टर सर्टिफिकेट देखते हैं एंड पे। अनफॉर्चुनेटली करेक्टर सर्टिफिकेट भी हम हर एक को गुड करके दे रहे होते हैं एंड पे। तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं और अपनी उस ऑब्ज़र्वेशन को हम उस रिकॉर्ड में लिख दे जाते हैं, बच्चे के उस रिकॉर्ड में, जिसको हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं, या कंडक्ट रजिस्टर के अंदर। इंटरव्यू से या ऑब्ज़र्वेशन से, ये दो टूल जो है हम बच्चे की इमोशंस को या उसकी इमोशंस की बेस पे उसके जो रेस्पॉन्सेज हैं उनको हम देखते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई और सवाल?
जब एक टीचर अपने स्टूडेंट से कहता है ना कि जी किसी का कोई सवाल है और आगे से जवाब ये आए कि कोई सवाल नहीं है, तो इसके दो मतलब लिए जा सकते हैं। पहला मतलब इसका जो ऐन मुमकिन है वो ये लिया जा सकता है कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि जो बात समझ आती है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में अगर आप ले तो इसका मतलब है कि समझ आ गया। अच्छा चलें ठीक क्योंकि है। जहाँ पर ना समझ आ रही हो तो वहां तो फिर हम क्वेश्चन रेज कर लेते हैं ना आपसे आपको, बल्कि हम आपकी बात काट के हम बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर अब किसी को कुछ नहीं किसी को ज्यादा ही अच्छा समझ आ गया तो वो क्वेश्चन नहीं करेगा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि स्टूडेंट नालायक है। अच्छा नहीं पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो कुछ पॉजिटिव भी होगा। हाँ, मैं अब अगला ऑप्शन भी दे रहा था ना आपको। पहला ऑप्शन ये है कि स्टूडेंट को समझ नहीं लगी, दूसरा ऑप्शन ये है कि स्टूडेंट को इतनी अच्छी समझ लग गई है कि कोई सवाल बाकी नहीं रहा। चलें जी, मेरे ख्याल में शायद दूसरी सिचुएशन होगी, होपफुली इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाएं, दुआ में बहुत सारा याद रखें। आप लोगों को कोई सवाल नहीं है? मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी पूछिए। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो प्रोसेस है असेसमेंट है उसमें और फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या डिफरेंस होगा? ये सेम है जी, मैं सेम है। सर अगर सेम है तो लेके फिर इनको कैटेगराइज अलग से क्यों किया गया है? देखें हाँ बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, मैं बता देता हूँ। अब सबमिटिव असेसमेंट और इवेलुएशन एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ नाम हैं। पीयर असेसमेंट एक चीज़ के और पीयर असेसमेंट और पीयर अप्रेजल एक चीज़ के दो डिफरेंट नेम हैं, ठीक है। रिव्यू और फीडबैक ये एक ही चीज़ के दो डिफरेंट नेम्स हैं। तो कुछ टर्म्स जो है कुछ बुक्स में आपको कहीं पे प्रोसेस मिलेगा, कहीं पे फॉर्मेटिव मिलेगा, ठीक है, कहीं पे सबमिटिव मिलेगा, कहीं पे प्रोडक्ट असेसमेंट मिलेगा। तो ये जो राइटर होता है ना वो डिफरेंट बुक्स के में डिफरेंट राइटर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। वो ऐसे होता है कि मैंने एक रिसर्च वर्क किया है या मैंने एक स्टडी कंडक्ट की है तो मैं उसके लिए अपनी वोकैबुलरी यूज़ करूँगा, आप अपनी करेंगे। तो ये हमारे कोर्सेज़ में ये सारी चीज़ें इस तरह की मौजूद होती हैं। कल हमने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ा था तो उसके और भी नाम है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, एक्सपोजिटरी इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट मेथड। अब ये काफ़ी सारे नाम हैं। ये नाम हमें कहाँ से मिले? जिसने इस पे जो वर्क किया है, स्टडी की है, तो उसने इसके लिए डिफरेंट जो है वो वर्ड यूज़ किया है। कॉन्सेप्ट सबका सेम होता है जी। सर थैंक यू सो मच। सर नेक्स्ट मैं ये पूछना चाह रही थी, लाइक मैं अभी प्राइवेट जॉब करती हूँ। लास्ट टाइम मैंने टेस्ट दे दिया था हैप्पीनेस टेस्ट का, तो इसका जिस तरह आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कल से दैट वाज क्वाइट डिफरेंट। एसपीएससी के थ्रू मेरा हुआ था तो इसमें फर्स्ट 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर था, वेरी नेक्स्ट ईयर 100 मार्क्स का फिर लाइक कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, ये सारी काफ़ी चीज़ें थी जिसमें एजुकेशन की चीज़ें थी। तो सर ये यही इसका मेथड होता है, यही आपने पीपीएससी का टेस्ट देना है, आप उसकी प्रिपरेशन करना चाह रही हैं? जी हाँ जी। पीपीएससी के टेस्ट का अब पैटर्न जो है ना, करंट पैटर्न 2016 में जब हुआ था तो उसमें भी था 20% जीके जनरल नॉलेज। अब भी यही है, 80 मार्क्स आपके एजुकेशन के होंगे और 20 मार्क्स जनरल नॉलेज का पोर्शन होगा जी। सर एक्सक्यूज मी,